नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, कहानी मालती शर्मा, चित्रांकन किशोर ओबराय, संपादक कुमार मनीष। अंधेर नगरी, वहाँ का राजा था चौपट सिंह। न्याय उसे बहुत प्रिय था। सभी जीवों को वह समान समझता था। समानता और न्याय की यह क्या कम मिसाल है कि उसके राज में गधे, घोड़े, हाथी, ऊंट सब एक समान समझे जाते थे। यहाँ तक कि बाजार में बिकने वाली हर चीज का भाव एक ही था। एक दिन एक विदेशी पर्यटक उसके दरबार में आया। प्रजाजनों, हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे दरबार में दक्षिण भारत से आए एक पर्यटक हमारा न्याय तथा दरबार में काम करने का तरीका देखने के लिए मौजूद है। अब राजा अतिथि की ओर मुड़े। आप जब तक यहाँ रहें, खुश रहें। किसी प्रकार का कष्ट हो तो हमसे कहें, हम कष्ट दूर करेंगे। आपकी कृपा का आभारी हूँ महाराज। आभार मानना आपका ही नहीं, सारी दुनिया का पहला धर्म है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि भार करें और दुनिया आभार माने। अब महामंत्री जी, दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। उस दिन दरबार में एक विचित्र मुकदमा पेश किया गया। महाराज, राज्य में नियम है कि जीव हत्या पाप है, मगर इस दुष्ट ने ऐसा किया। इसने एक कुत्ता पाल रखा था जो इसकी लापरवाही के कारण कल रात मर गया। मर गया? महापाप हो गया रे। इससे पहले कि तुम्हारे अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु पर हम मोहर लगाएं, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है हत्यारे? हाँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। अन्नदाता, राज्य के कानून का नियम है कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मार दो, क्योंकि न वो उसे जन्म देती न चोर चोरी करता। ठीक है, कानून हमने बनाया है, हमें मत सिखाओ, बात बताओ। अन्नदाता, पिछले 8 दिनों से सारी रात गीदड़ रोते हैं और मेरा कुत्ता उनके रोने से परेशान होकर अपना सिर धुनता था। उसी गम में वो मर गया। असल अपराध तो उन गीदड़ों का है जो रोते हैं। गीदड़ रोते थे? हमारे राज्य में गीदड़ भी रोते हैं? महामंत्री, हमें जानकारी चाहिए, गीदड़ क्यों रोते थे? महामंत्री ने सोचा अब आफत उसके सर आ गई। वह तुरंत बोला, महाराज, यह मैं कल गीदड़ों से पूछकर बता सकता हूँ। ठीक है, हमारा न्याय कल ही होगा। दरबार बर्खास्त। वह अतिथि पंडित आनंद एक धर्मशाला में आकर ठहर गए। बड़ा विचित्र मुकदमा है। क्या गीदड़ बता सकेंगे उनके रोने का क्या कारण है? उस अंधेर नगरी का कोतवाल घसीटा राम पक्का रिश्वतखोर और दुष्ट था। मेरा नाम घसीटा मल कोतवाल है। सबको फांसी पर लटका दूंगा। 3 दिन में एक भी शिकार नहीं फंसा। सरकार, एक शिकार नजर तो आया है। एक पर्यटक मंदिर वाली धर्मशाला में आकर ठहरा है। उसके पास सोने के आभूषण हैं। उसे फौरन यहाँ पकड़कर लाया जाए। बेचारे आनंद को मुसीबत का क्या पता था। कौन है भाई? हम सिपाही हैं, कोतवाल साहब ने बुलाया है, चलो। आनंद ने सोचा, राजा की आज्ञा से यह हो रहा है, शायद कोतवाल पूछेगा, मुझे यहाँ कोई कष्ट तो नहीं। ठीक है भाई, चलो, चलता हूँ। इधर सिपाही जब आनंद को लेने गए थे तो महामंत्री का आदमी कोतवाल के पास आ गया। कोतवाल साहब, आपको महामंत्री जी ने अभी याद किया है। वह बहुत परेशान है। परेशान? ठीक है, चलो। रास्ते भर कोतवाल चिंतित रहा कि महामंत्री परेशान क्यों है। हद हो गई, लगता है कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है महाराज ने। जब वह महामंत्री से मिला, कहिए, क्या आज्ञा है महामंत्री जी? तुम निहायत मूर्ख कोतवाल हो। तुमने कुत्ते के हत्यारे का केस क्यों भेजा? उसने नई समस्या खड़ी कर दी है। कैसी समस्या? वो कहता है 8 दिन हो गए, रात रात भर गीदड़ रोते रहते हैं, इसलिए दहशत से उसका कुत्ता मर गया। हो सकता है यही सच हो, मगर महाराज ने मुझे पता लगाने का हुक्म दिया है कि गीदड़ क्यों रोते हैं। मैं यही हुक्म तुम्हें देता हूँ। पता लगाकर शाम तक मुझे जवाब दो। जिस प्रकार राजा का आदेश महामंत्री नहीं ठुकरा सकता, उसी तरह महामंत्री का आदेश कोतवाल नहीं ठुकरा सकता था। हे प्रभु, इस मुसीबत से कैसे मुक्ति मिलेगी? जब कोतवाल अपनी कोतवाली पहुंचा, अगर मैंने महामंत्री की समस्या का हल नहीं किया तो निश्चित मुझे फांसी होगी। महामंत्री ने अपनी बला मेरे सर मढ़ी है। उस समय आनंद कोतवाली में पहुंच चुका था। कहिए कोतवाल साहब, सेवक को कैसे याद किया? मौके की बात है, क्यों ना अपने सर की बला इसके सर मढ़ दूं। फांसी इसे ही होगी और किस्सा खत्म। कोतवाल तुरंत बरस पड़ा। तुम किसकी इजाजत से इस नगर में ठहरे हो?
महाराज की इजाजत मिल चुकी है मुझे, मगर तुमने शहर कोतवाल की इजाजत क्यों नहीं ली? जब राजा की इजाजत हो तो क्या शहर कोतवाल को कोई आपत्ति हो सकती है? ज्यादा बकवास मत करो, इस शहर में सब कुछ हो सकता है। खैर यह बताओ, रात को गीदड़ क्यों रोते हैं? यह रोना हफ्ते भर से ही जारी है। यह तो आप गीदड़ों से ही पूछे, मैं भला क्या जानूं? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। जब से आया है तभी से गीदड़ रो रहे हैं। नियमानुसार रात भर हवालात में रखा गया आनंद को। हे प्रभु, यह कैसी मुसीबत आई? अगले दिन जब आनंद को राज दरबार में पेश किया गया, महाराज, आदेश के अनुसार मैंने पता लगाया है गीदड़ क्यों रोते हैं। जब से यह परदेसी यहाँ आया है रात भर गीदड़ रोते हैं। ओह, बड़ा मनहूस आदमी है। महामंत्री, इसे तुरंत मौत के हवाले कर दिया जाए। यह सच नहीं है महाराज, यह सच नहीं है। मैं निर्दोष हूँ, परदेसी हूँ, आपका मेहमान हूँ। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे न्याय के सीने में रहम भरा दिल नहीं, कठोर निर्णय है। तुम्हें फांसी मिलेगी या अपने को निर्दोष साबित करो। आनंद विद्वान पुरुष था, समझ गया कि दाल ऐसे नहीं गलेगी। ठीक है महाराज, मुझे एक दिन का समय दिया जाए। मैं गिदड़ों से संपर्क करके बताऊंगा कि वह क्यों रोते हैं। हाँ, अब कुछ बात बनी। हम सच्चा न्याय करते हैं। तुम आजाद हो, मगर भागना मत। कल फांसी लगाई जाएगी, हाजिर होना। निर्दोष साबित होंगे तो छोड़ दिया जाएगा। बेचारा आनंद उस रात अपनी धर्मशाला के कमरे में पड़ा सोचता रहा, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा होगा। या तो निर्दोष होने का प्रमाण दूं, या कल फांसी होगी। हे भगवान! अगले दिन सवेरे सवेरे सिपाही आ गए। समय हो गया है, राज दरबार चलने की तैयारी करो। अच्छा भाई। आनंद जब दरबार में हाजिर हुआ तो कुछ संतुष्ट था। कहो परदेसी, क्या तुमने पता लगाया? जी हाँ महाराज, कल रात में गीदड़ों की सभा में गया था। उस समय वह सब खूब रो रहे थे। मैंने उनके रोने का कारण पूछा तो उनका नेता कहने लगा, सर्दी से हमारी जान पर बनी है, पर किसी को हमारी सुध नहीं। रोए न तो क्या करें? सर्दी? महामंत्री, यह क्या हमने सुना? हमारे राज्य में सर्दी से परेशान है गीदड़? हो सकता है महाराज, गीदड़ों ने उपाय भी तो बताया होगा। परदेसी, उन्होंने अपनी समस्या का समाधान बताया? किसे दोषी बताया? गीदड़ों के नेता का कहना था, महामंत्री और कोतवाल दोषी हैं। उनका धर्म बनता है कि वो राजा को हमारी विपदा बताकर हमें राहत दिलाए, मगर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। राजा ने बात समझी। हम समझ गए। सुनो सभासदों, हमारे राज्य में इतना भारी अनर्थ होता रहा और हमें उसकी जानकारी इतनी देर से मिली। राजा ने तुरंत निर्णय दिया, महामंत्री और कोतवाल, तुम दोनों को हमने दोषी स्वीकार किया है, अतः कल तुम्हें फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया जाता है। आनंद हमारा नया महामंत्री होगा। दरबार तुरंत बर्खास्त हो गया। कोतवाल और महामंत्री को हवालात में बंद कर दिया गया। राजा के आदेश पर आनंद महामंत्री बन गया। उसी शाम वह जब हवालात में बंद महामंत्री व कोतवाल से जाकर मिला, परदेसी, हमें बचा लो, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हमें बचा लो। हाय, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? परदेसी, भगवान बनकर हमारी रक्षा करो। जाने कितने निर्दोष तुम लोगों की चालों के शिकार हुए हैं। मुझे भी तो तुम मरवाने पर तुल गए थे, परिणाम भोगो। मगर इस मूर्ख राजा से हम और कैसे निपट सकते थे? इस बार हमें बचा लो भाई, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। आनंद को उन पर तरस आ गया। ठीक है, यह रात तो यहीं बितानी होगी। कल दरबार में मैं कुछ करूंगा, मगर याद रहे, भविष्य में किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश न करना। हम वचन देते हैं, हम आभारी होंगे। जब अगले दिन दरबार लगा, इन्हें फिर हमारे पास किस लिए पेश किया गया है? अभी तक इन्हें फांसी क्यों नहीं दी गई? अन्नदाता, कल रात में फिर गीदड़ों की सभा में यह जानने के लिए गया था कि क्या वह महाराज के निर्णय से खुश है और जय जयकार कर रहे हैं। ओह, तुम बहुत समझदार महामंत्री हो हमारे। ठीक है, कहो, क्या वह लोग हमारे न्याय से खुश थे, हमारी जय जयकार कर रहे थे? कान में कहने की बात है महाराज, वह लोग आपको गालियां दे रहे थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे और आपकी मौत की कामना कर रहे थे। ऐसा? मगर क्यों? गीदड़ों का कहना था महाराज कि दोषी तो राजा है, महामंत्री और कोतवाल नहीं, क्योंकि सर्दी का इलाज तो राजा के ही आदेश पर उसके खजाने से होना था। इतनी सी बात हमें पहले तुमने क्यों नहीं बताई? नए महामंत्री आनंद,
हमें नाहक गालियां तो न मिलती। हम तुम्हें महामंत्री पद से हटाते हैं। आपके आदेश का पालन होगा अन्नदाता। अब राजा ने नया आदेश दिया, कोतवाल तथा महामंत्री को मुक्त किया जाए, इन्हें इनके पदों पर लौटाया जाए, खजाने के मुंह खोल दिए जाए और गीदड़ों से कहा जाए वहां से अपनी सर्दी का इलाज ले जा सकते हैं। भविष्य में लिख कर दे कि गालियां नहीं देंगे। अन्नदाता की जय। महाराज चौपट सिंह जिंदाबाद। चूंकि आनंद ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए कोतवाल और महामंत्री ने अब उसके लिए भी सोचा। अन्नदाता, चूंकि आनंद विद्वान है और किसी भी समस्या का हल सरलता से कर सकता है, अतः निवेदन है उसी समस्या मंत्री बना दिया जाए। ठीक है। राजा के आदेश पर आनंद समस्या मंत्री बना तो पहली समस्या उठी। अन्नदाता, समस्या मंत्री के नाते निवेदन है कि गीदड़ों की समस्या कैसे निपटेगी, यह अधिकार मुझे सौंपा जाए। मैं खजाने से उसकी सर्दी दूर करने की व्यवस्था अपनी देखरेख में पूरी करूंगा। हमें स्वीकार है। अब कोतवाल, आनंद और महामंत्री समस्या के दल में जुट गए। समस्या का हल क्या है? खजाने से धन लो, रजाई गद्दे बनवाओ और गीदड़ों के नाम पर शहर के हर गरीब को दो। हाँ, सोचा तो ठीक है, यही होना चाहिए। इस प्रकार लाखों रजाई गद्दे बनाए गए। नगर के जुलाहों, दर्जियों, रुई भरने वालों को भरपूर काम मिला। सैकड़ों बेकार रोजगार में लगे और नगर की गरीब जनता का भला हुआ। सभी ने मुक्त कंठ में आनंद को आशीष दिए। आनंद, तुम दीर्घजीवी हो, भगवान तुम्हारा भला करे आनंद जी। मगर यह सिलसिला बहुत ज्यादा दिन नहीं चला। कोतवाल और महामंत्री के मन में फिर पाप की भावना ने जन्म लिया। मैं सोचता हूँ महामंत्री जी, हर दिन हजारों रुपए खजाने से निकलते हैं जिनका उपयोग जनता करती है। हाँ कोतवाल, सोचता तो मैं भी हूँ कि इस तरह तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा और ये आनंद अपने देश वापस लौट जाएगा, हमारे राजा को कंगाल बनाकर। मगर कोतवाल के मन में और ही बात थी। राजा कंगाल होता है तो होने दो, उससे हमें क्या लेना देना। जनता का माल है, जनता में जा रहा है। मगर सोचना यह है कि हमें निजी तौर पर क्या लाभ हो रहा है। अब महामंत्री समझ गया कोतवाल क्या चाहता है। तुमने मेरे मन की बात कही है कोतवाल, मगर क्या करें? एक उपाय है। अगले दिन जब दरबार लगा, कहो समस्या मंत्री आनंद जी, सब ठीक तो चल रहा है? गीदड़ अब तो खुश है? जी हाँ अन्नदाता, गीदड़ आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अब महामंत्री ने राजा के कान भरे। महाराज, मेरे विचार से समस्या मंत्री को कुछ राहत मिलनी चाहिए। जो गर्म वस्त्र वितरण का काम वो कर रहे हैं, अब वही काम कोतवाल के हवाले कर दे, क्योंकि इन्हें एक और समस्या का हल खोजना है। ठीक है, मगर समस्या क्या है? महाराज, सूर्य दिन में निकलता है, इसलिए दिन में सर्दी कम होती है, दिए जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारा तेल जो रात में दियों में जलता है वो सूर्य के कारण बचता है। अब समस्या ये है कि सूर्य रात में क्यों नहीं निकलता। इस समस्या का हल जरूर होगा समस्या मंत्री के पास। हाँ तो समस्या मंत्री, क्या जवाब है आपके पास? महाराज, यह तो प्रकृति का नियम है। दिन भर काम करके सूर्य भी तो थक जाता है, उसे आराम चाहिए। यह भी ठीक जवाब है आपका। मगर महामंत्री यूं हार मानने वाला न था। मगर महाराज, समस्या तो तेल की है। हर रात में दियों में कई मन तेल जल जाता है। सूर्य को अतिरिक्त भार मिलना चाहिए। जिन रातों को चांद निकलता है उन रातों में सूर्य छुट्टी करे, पर अंधेरी रातों में तो सूर्य को आना ही चाहिए। यह व्यवस्था समस्या मंत्री ही करेंगे, क्योंकि हजारों मन तेल का सवाल है। बात ठीक कही है महामंत्री ने। तुरंत राजा ने आदेश दे दिया, केवल एक दिन का समय दिया जाता है। अपना काम कोतवाल को सौंपकर सूर्य से बात करो और उसको अंधेरी रातें उजाले में बदलने का हमारा आदेश दो। जो आज्ञा श्रीमान। दरबार समाप्त होने पर महामंत्री, आखिर तुमने फिर मुझे डंक मारा। इसमें डंक मारने की क्या बात है? काम नहीं कर सकते तो राजा से साफ कह दो। राजा से तो जरूर कहूँगा, पर जिस ढंग से तुमने कहा है उस ढंग से नहीं। इस बार समझ लो, तुम्हारा बिस्तर सदा के लिए बन जाना है। उस रात आनंद सो न सका, सोचता रहा क्या करे। यह साजिश चालाक महामंत्री और कोतवाल की है, उन दोनों को मजा चखाऊंगा। अगले दिन फिर दरबार लगा। कहो समस्या मंत्री, सूरज से बात तय कर ली? कर ली महाराज, मगर वो कहता है अतिरिक्त वेतन लेगा। ठीक है, जब काम दुगना करेगा तो वेतन भी दुगना लेगा ही, हमारी तरफ से आज्ञा है।
वह जो मांगे सो उसे दो। ठीक है महाराज, अभी 8 दिन और चांद की रात है, उसके बाद सूर्य रात को भी उदय होगा। महामंत्री ने सोचा, जरूर चक्कर है, मगर वो वेतन क्या लेगा? केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दी जाएंगी। दरबार के बाद कोतवाल और महामंत्री एकांत में मिले। उसने चालाकी से 1 हफ्ते का समय लेकर हमें आश्चर्य में डाल दिया है। कोई बात नहीं, हफ्ते भर बाद तो उसे फांसी होनी तय है। मुझे शक है वह इस बीच दाव लगाकर भाग जाएगा। मैं इतना अनाड़ी नहीं, उसके इर्द गिर्द अपने जासूस सैनिक लगा रखे हैं, भागेगा कैसे? अब हमारी कमाई का क्या हाल है? आज आधे लोगों को ही काम दिया है, बाकी धन हम दोनों आपस में बांट लेंगे। इधर आनंद दरबार के बाद महाराज से एकांत में मिला। कहो आनंद, क्या कहना है? अन्नदाता, अभी कुछ ही समय पूर्व गीदड़ों के नेता का एक संदेश आया है। क्या संदेश है? उनका कहना है अब उन्हें गर्म वस्त्र की आवश्यकता नहीं। महाराज की बड़ी कृपा होगी यदि वितरण और निर्माण बंद करा दे। तो ठीक है, हम अभी आदेश किए देते हैं कि खजाने का मुंह बंद कर दिया जाए, गर्म कपड़ों का निर्माण बंद कर दिया जाए। महाराज बड़े महान हैं। वही आदेश जब महामंत्री पर पहुंचा तो वह चौंक गया। महाराज का आदेश है अब वस्त्रों का निर्माण तथा वितरण बंद हो और खजाने का मुंह बंद करा दे। ओह, अचानक? जब सेवक चला गया तो महामंत्री चिंता में डूब गया। आज ही तो कमाने का अवसर मिला था और आज ही रास्ता बंद। यह साजिश किसकी है? वही आदेश लेकर जब महामंत्री कोतवाल से मिला। क्या कहते हैं आप? कुछ दिन तो धन बटोरने दीजिए। जरूर यह चाल आनंद ने चली है, हमें कुछ करना चाहिए। जब तक आनंद जीवित है हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों न उसे किराए के हथियारों से मरवा दें। परंतु कोतवाल ने सुझाव दिया, ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? केवल 8 दिन की बात है, वह स्वयं मारा जाएगा। न रात में सूर्य उदय होगा, न वो अपने को फांसी से बचा पाएगा। कहते तो ठीक हो। सारे नगर में चर्चा आम थी कि अब रात में भी सूरज निकला करेगा, मगर लोग हैरान परेशान थे कि ऐसा कैसे होगा। ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे त्यों तो महामंत्री और कोतवाल की बेचैनी बढ़ रही थी। एक दिन, कोतवाल, कल मैंने आनंद को देखा था, बड़ा खुश था। उसे पूरा यकीन है कि रात में सूरज निकलेगा। महामंत्री जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई, अब आज रात को देखना है सूरज निकलता है या नहीं। यदि निकला तो गजब हो जाएगा, और ना निकला तो कल आनंद को फांसी होगी। पूरी रात बीत गई, महाराज भी न सोए। सूर्य नहीं निकला तो मारे क्रोध की कांपने लगे। चलिए महाराज, अब तो वैसे ही सवेरा हो रहा है, रात बीत गई, मगर रात में सूर्य नहीं निकला। जब दरबार लगा तो सब आए, आनंद भी आए। देखते ही महाराज बरस पड़े। समस्या मंत्री आनंद, सूर्य रात भर नहीं निकला। हाँ महाराज, उसने कहला भेजा था, वह नहीं निकलेगा। यह तो विश्वासघात है। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए आनंद? मैं मृत्यु दंड चाहता हूँ महाराज। वह स्वयं मृत्यु दंड मांग रहा है? आश्चर्य। तुरंत कोतवाल ने महामंत्री के कान में कहा, उसने स्वयं मृत्यु दंड मांगा है और वह प्रसन्न है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। कोतवाल और महामंत्री की फुसफुसाहट पर महाराज झुंझला उठे। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? हमसे कहो, साफ साफ क्या बात है? जो आज्ञा अन्नदाता। महाराज, मुझे लगता है चालाक आनंद कोई चाल चल रहा है, वरना वह मृत्यु दंड स्वयं न मांगता, इतना खुश भी न होता। सच है आनंद, हम तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं, मगर यह बताओ, मौत से इतना लगाव क्यों? स्वर्ग जाना चाहता हूँ अन्नदाता। आनंद के जवाब ने सबको चौंका दिया। स्वर्ग? मगर यह क्या जरूरी है कि तुम स्वर्ग ही जाओ? हाँ महाराज, सूर्य मुझे भगवान इंद्र के पास ले गए थे। भगवान इंद्र ने मुझसे कहा था कि यदि मैं सूर्य को रात में उदय होने को विवश न करूं, तो मेरी एक मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं मान गया। मैंने स्वर्गवासी होने की इच्छा प्रकट की। यानी तुमने इंद्र से सौदा किया, हमारे साथ धोखा किया। हमें इंद्र के पास ले चलो, हम भी उनसे मनचाहा वर पाएंगे। यह तो कठिन है महाराज। कठिन क्यों है? रास्ता ज्यादा खराब हो तो हम घोड़ा साथ ले लेंगे। महाराज, इस समय इंद्र कुछ वर्षों के लिए स्वर्ग चले गए हैं, वहीं मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, हम स्वर्ग ही जाकर उनसे भेंट करेंगे। परंतु महाराज, वहाँ सशरीर नहीं जा सकते, शरीर यहीं रहेगा, केवल आत्मा वहाँ जा सकती है। ठीक है, हम अपना शरीर यहीं छोड़ देंगे, मगर एक और कठिनाई है।
आपको शरीर से आत्मा अलग करने के लिए फांसी पर लटकना होगा। हमें ज्यादा चक्कर में न डालो आनंद, हम फांसी पर भी लटक जाएंगे जब कहो, पर हम स्वर्ग जरूर जाएंगे, इंद्र से मिलेंगे। लेकिन महाराज, मेरी बात और है। आप ठहरे महाराज। छी, राजा क्या अकेले जाएंगे? क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? मैं तो जरूर जाना चाहता हूँ, तभी तो मृत्युदंड मांगा है। मगर आपके साथ महामंत्री होंगे तो शान बढ़ेगी आपकी। राजा ने फौरन मान लिया। महामंत्री, हमारे साथ तुम्हें अभी स्वर्ग चलना होगा। मगर मगर वो मैं महाराज। परंतु आनंद ने यही बात खत्म न की। महाराज, रास्ते में चोर उचक्के बहुत होते हैं। महामंत्री से आपकी शान बढ़ेगी ही, क्योंकि आप राजा हैं। मगर कोतवाल भी साथ होंगे तो चोर उचक्कों से आपकी रक्षा करेंगे। अरे हाँ, यह तुमने अच्छा सुझाव दिया। कोतवाल, तुम भी हमारे साथ स्वर्ग चलोगे अभी। कोतवाल की हालत खराब। अन्नदाता, स्वर्ग तो क्या, मैं आपके साथ नर्क में भी जा सकता हूँ। मगर सोचिए, मेरे बाद शहर में गुंडे सक्रिय हो जाएंगे, क्या होगा जनता का? परंतु आनंद के पास इस बात का जवाब था। आप चिंता न करें महाराज, कोतवाल साहब की सारी जिम्मेदारी मैं निभाता रहूंगा, सब ठीक होगा। शाबाश, अब तो तुम्हें चलना ही होगा कोतवाल। महामंत्री ने देखा कि जो बहाना कोतवाल ने बनाया था उसमें वो तो असफल रहा, पर मैं शायद सफल रहूं। बोला, अन्नदाता, कोतवाल का काम वाकई आसान है, जिसे आनंद निभा लेगा, उसे ले ही जाएं। मगर मेरा काम कितना कठिन है यह आप भी जानते हैं, अतः मुझे राज्य की बाकी व्यवस्था देखनी होगी। उसकी क्या चिंता है महामंत्री जी, मैं महाराज का भी काम पूरी तरह संभाल लूंगा। और फिर काम है ही कितना आपको, जाना और भेंट करके आना है बस। आनंद ठीक कहता है महामंत्री, आप भी जरूर चलेंगे। मगर महामंत्री ने दूसरी चाल चली। महाराज, न आप यहाँ होंगे, न मैं, न कोतवाल, ये अकेला क्या क्या करेगा? हाँ आनंद, तुम क्या करोगे? आनंद ने पक्का मामला जमाया। महाराज, आप वसीयत कर दें कि जब तक नहीं लौटेंगे मैं यहाँ का महाराज हूँ। फिर देखिए कैसे सब ठीक रखता हूँ। लौटने पर आप यदि खुश न हो तो मुझे मृत्युदंड दे देना। महाराज पर आनंद का ही प्रभाव जमा रह गया। बस, हमने फैसला कर लिया है। हमारे लौटने तक आनंद यहाँ का राजा है, वो सारी व्यवस्था कर लेगा। राजा सब कुछ कर सकता है। उसी समय महाराज ने अपना सिंहासन आनंद को सौंप दिया। जब तक हम स्वर्ग से नहीं लौटते, पंडित आनंद ही यहाँ का राजा होंगे। सारी प्रजा एवं सभासद उन्हें राजा मानेंगे। राजा आनंद ही जय हो। उसी समय फांसी के 3 फंदे तैयार किए गए और खुशी खुशी राजा ने फंदा पहना। साथ में महामंत्री तथा कोतवाल भी था। कहो आनंद, इंद्रदेव से कुछ कहना सुनना तो नहीं? मेरा प्रणाम कहना महाराज, यह भी कहना कि मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे जीवन के सब सुख दे दिए। जब महामंत्री कोतवाल व राजा फांसी पर लटक गए और उनके प्राण निकल गए, तब जनता ने हर्ष प्रकट किया। चतुर पंडित आनंद जिंदाबाद, हमारे प्रिय राजा आनंद जिंदाबाद। आनंद ने वहीं प्रजाजनों को संबोधित किया। प्रजाजनों, एक कहावत है, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। इन 3 मूर्खों ने आप सभी का जीना हराम कर दिया था। लो, अब ये कभी नहीं लौटेंगे। आप जिसे चाहे राजा मान ले, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। नहीं, आप ही हमारे राजा रहेंगे। फिर आनंद ने वहां बड़ी योग्यता से राज्य किया। प्रजा का सुख राजा का पहला धर्म है। शिक्षा, धर्म, संस्कृति के विकास के लिए मैं कुछ बड़े कदम उठाने जा रहा हूँ। महाराज आनंद जिंदाबाद। तो यह थी प्रभात कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।